हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्री विद श्री। देखिए, उत्तर प्रदेश पीसीएस और आरओ की प्रीलिम टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है 2023 की। यह टेस्ट नंबर आपका 151 है। 150 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। प्ले लिस्ट बना रखी है, आप लोग जा करके देख सकते हैं। देखिए, अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि बीपीएससी, एमपीपीएससी, झारखंड पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, हिमाचल प्रदेश पीसीएस या फिर आरएस, तो आप मेरे टेस्ट सीरीज को देखिए, आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। या किसी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आप मेरे टेस्ट सीरीज को देखिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस हैं वो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लें कि मेरी जब भी वीडियो आए तो उनको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं नदी का गलत युग्म बताइए। अलमट्टी बांध परियोजना कृष्णा नदी, निमो बाजमो परियोजना सिंधु नदी, बाणसागर परियोजना सोन नदी, पोचमपाद परियोजना पेरियार नदी। देखिए, भारत की कुछ प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाओं का नाम दिया गया है और ये किस नदी पे सिचुएटेड है, इसमें से गलत युग्म आपको बताना है। देखिए, अलमट्टी बांध परियोजना ये किस नदी पे सिचुएटेड है, तो ये कृष्णा नदी पे सिचुएटेड है। ठीक है। निमो बाजमो परियोजना ये सिंधु नदी पे सिचुएटेड है। बाणसागर परियोजना ये सोन नदी पे सिचुएटेड है। और पोचमपाद परियोजना जो हैगी ये पेरियार नदी पे नहीं है, ये आपका तेलंगाना राज्य की ये प्रमुख परियोजना है और ये गोदावरी नदी पे सिचुएटेड है। पोचमपाद परियोजना पेरियार नदी पे नहीं है। कहाँ पे है, तो ये गोदावरी नदी पे है। देखिए, पेरियार नदी पे कौन सी नदी परियोजना है, तो यहाँ पे इदुक्की परियोजना है। ठीक है, जो कि केरल में है। तो ये हो जाएगा आपका गलत, डी ऑप्शन। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का एक प्रमुख साधन तालाब है। कारण आर है कि प्रायद्वीपीय क्षेत्रों की अधिकांश नदियां मौसमी हैं। इसमें से सही उत्तर बताना है। देखिए, प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का जो प्रमुख साधन है वो क्या है, तालाब है। और प्रायद्वीपीय क्षेत्र की जो अधिकांश नदियां हैं वो क्या है, मौसमी हैं। मतलब कि वर्षा के दिनों में ये नदियाँ जो है कि इन नदियों में पानी आता है, बाकी टाइम पे जो है कि ये नदियाँ सूख जाती हैं। ठीक है। तो मौसमी का मतलब यही होता है कि मौसम में ही इसमें पानी रहता है, बाकी टाइम में पानी नहीं रहता है। इस वजह से क्या होता है, यहाँ का जो प्रमुख साधन है वो क्या है, वो तालाब है। तो पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। और जो कारण आर है वो कथन ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, कि ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। जलोढ़ मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जलोढ़ मृदा मूलतः हिमालय से निकलने वाली नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपों से या सागर द्वारा पश्चगमन के उपरांत छोड़े गए गाद से निर्मित है। इसे काप मृदा या कछारी मिट्टी भी कहते हैं। भारत में सबसे कम भूभाग पर यह मिट्टी पाई जाती है। देखिए, बात की जा रही है जलोढ़ मृदा की। ठीक है। देखिए, जलोढ़ मृदा ये मूलतः हिमालय से निकलने वाली जो नदियाँ होती हैं उनके द्वारा जो लाए गए अवसाद होते हैं उनके निक्षेपों से या सागर द्वारा पश्चगमन के उपरांत जो छोड़े गए गाद होते हैं उससे निर्मित होती है जलोढ़ मृदा। ठीक है। देखिए, जलोढ़ मृदा को और भी नामों से जाना जाता है, काप मृदा और कछारी मृदा के नाम से जाना जाता है। तो पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। और भारत में सबसे कम भूभाग पर यह मिट्टी पाई जाती है। देखिए, ये भारत में सबसे कम नहीं, भारत में सबसे ज़्यादा भूभाग पर ये मिट्टी पाई जाती है। ठीक है। लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर पाई जाती है। मतलब कि 43.4% भू क्षेत्र पे जो है कि जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है। देखिए, जो जलोढ़ मिट्टी होती है उसमें पोटास और चूना पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है और नाइट्रोजन और ह्यूमस की क्या पाई जाती है, कमी पाई जाती है। तो आपका पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा क्या है, गलत है। क्योंकि यहाँ पे दिए रखा है कि कम भूभाग पर यह मिट्टी पाई जाती है, बल्कि ये भारत में सबसे अधिक भूभाग पर यह मिट्टी पाई जाती है। तो इसमें 1 और 2 सही है। तो ये हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी अपवाह तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो नाम से तथा अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नाम से जाना जाता है। यह नदी हिमालय के उत्तर में स्थित मानसरोवर झील के पास कैलाश श्रेणी के चेमायुंगडुंग हिमानी से निकलती है। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है। देखिए, बात की जा रही है ब्रह्मपुत्र नदी के अपवाह तंत्र के बारे में।
ठीक है। ये जो है कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? सांगपो के नाम से जाना जाता है। और अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बिल्कुल सही है। यह नदी हिमालय के उत्तर में स्थित मानसरोवर झील के पास से कैलाश श्रेणी के चेमांगडुंग हिमानी से ये निकलती है। पहला भी सही है और दूसरा भी सही है, तो इसमें हो जाएगा आपका सी ऑप्शन की 1 और 2 दोनों सही हैं। सत्य कथन की पहचान कीजिए। कांगो या जायरे नदी 2 बार भूमध्य रेखा को काटती है। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। दक्षिण अमेरिका बरमेजो नदी मकर रेखा को 3 बार काटती है। उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। देखिए, कांगो या जायरे नदी ये आपके भूमध्य रेखा को कितने बार काटती है? 2 बार काटती है, बिल्कुल सही है। लिम्पोपो नदी ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। और दक्षिण अमेरिका की जो बरमेजो नदी है ये मकर रेखा को कितने बार काटती है? 3 बार काटती है। देखिए, कर्क रेखा को अपने देश में कौन सी नदी 2 बार काटती है? तो कर्क रेखा को काटने वाली नदी है वो माही नदी, जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, ये तीनों सही है, तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। जेट स्ट्रीम सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़कर कोड के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। इस सिद्धांत के अनुसार उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम के द्वारा भारत दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्पत्ति होती है। शीतकाल में पूरे पश्चिमी तथा मध्य एशिया में उष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम पश्चिम से पूर्व दिशा में प्रवाहित होती रहती है। जेट स्ट्रीम सिद्धांत के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, देखिए, इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग जो उष्णकटिबंधीय पूर्व जेट स्ट्रीम है इसके द्वारा भारत दक्षिणी पश्चिम मानसून की उत्पत्ति होती है, बिल्कुल सही है। और शीतकाल में पूरे पश्चिमी तथा मध्य एशिया में उष्णकटिबंधीय पश्चिम जेट स्ट्रीम पश्चिम से पूर्व दिशा में प्रवाहित होती रहती है, ये भी आपका सही है। पहला भी सही है और दूसरा भी सही है, तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन की 1 और 2 दोनों सही है। जनजातियों एवं राज्य का गलत युग्म बताइए। बरदा गुजरात, सुगाली आंध्र प्रदेश, बिरहोर बिहार, रियांग मणिपुर। देखिए, कुछ जनजातियों का नाम दिया गया है और ये किस राज्य में निवास करती है इसका गलत युग्म बताना है आपको। बरदा जनजात किस राज्य में निवास करती है? तो ये गुजरात में निवास करती है। सुगाली जनजात ये आंध्र प्रदेश में निवास करती है। बिरहोर जनजात ये बिहार में निवास करती है। और रियांग जनजाति जो है कि मणिपुर में निवास नहीं करती है। रियांग जो जनजाति है वो त्रिपुरा राज्य में पाई जाती है। देखिए, त्रिपुरा राज्य में और कौन कौन सी जनजाति पाई जाती है? चकमा, त्रिपुरी, ममातिया, ये सब जो है कि आपका कहाँ पे पाया जाता है? तो त्रिपुरा में पाया जाता है। और मणिपुर की अगर हम बात करें तो मणिपुर में कुकी, थाडो, नागा, मैठी ये सब जनजातियाँ पाई जाती है, तो ये गलत है आपका डी ऑप्शन। विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी एवं देश का गलत युग्म बताइए। चिम्बराजो इक्वाडोर, माउंट किलीमट्टू इंडोनेशिया, माउंट रेनियर फिलीपींस, माउंट लेमिंगटन पापुआ न्यू गिनी। देखिए, विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी और देश का गलत युग्म बताया जाता है। चिम्बराजो ज्वालामुखी ये किस देश में है? चिम्बराजो ज्वालामुखी तो ये है आपका इक्वाडोर में। ठीक है। माउंट किलीमुट्टू ये ज्वालामुखी इंडोनेशिया में है। ठीक है। माउंट रेनियर ये ज्वालामुखी फिलीपींस में नहीं है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ठीक है। और माउंट लेमिंगटन ज्वालामुखी जो है आपका पापुआ न्यू गिनी में है। तो इसमें गलत कौन सा है? तो ये है आपका सी ऑप्शन। निम्न में से कौन सी स्थलाकृति हिम अपरदन से संबंधित है? गार्ज, कैनियन, अंधी घाटी, यू आकार की घाटी। निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति हिम अपरदन से संबंधित है? तो कौन सी स्थलाकृति हिम अपरदन से संबंधित है? तो ये है आपका यू आकार की घाटी। देखिए, जो यू आकार की घाटी है ये हिमानी की अपरदन क्रिया द्वारा खड़ी ढाल एवं साफ्ट तली में यू आकार की घाटी का ये निर्माण करता है। ठीक है। सपाट तली वाली यू आकार की घाटी में इसका निर्माण होता है। तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। पाट भूमि पाई जाती है विदर्भ मैदानों में, छोटा नागपुर में, दंडकारण्य में, विंध्यन उच्च भूमि में। पाट भूमि पाई जाती है, ये कहाँ पे पाई जाती है? तो ये छोटा नागपुर में पाई जाती है। और छोटा नागपुर के पाट प्रदेश में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है।
मौर्य साम्राज्य के बारे में निम्न कथनों को पढ़कर कोट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। आधुनिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के इलाके मौर्य साम्राज्य के अंदर थे। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के विचार अर्थशास्त्र में लिखे गए हैं। देखिए, मौर्य साम्राज्य के बारे में बात की जा रही है। आधुनिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो इलाके थे वो मौर्य साम्राज्य के अंदर थे। बिल्कुल आपका सही है। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के विचार अर्थशास्त्र में लिखे हैं। देखिए, अगर हम बात करते हैं अर्थशास्त्र की, ठीक है, तो अर्थशास्त्र जो किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये कौटिल्य के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। और चंद्रगुप्त के नहीं इसमें, बल्कि किसके हैं, कौटिल्य के ही विचार हैं, क्योंकि कौटिल्य के द्वारा लिखा गया है तो इन्हीं के विचार हैं। देखिए, कौटिल्य को चाणक्य के नाम से जाना जाता है और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, तो ये आपका गलत है। पहला सही है, दूसरा गलत है, तो ये हो जाएगा आपका केवल एक सही है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका उद्देश्य समान अवसरों के आधार पर समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सेवाएं उपलब्ध कराना है। यह देश भर में विधिक कार्यक्रमों और योजनाओं को लागू करने के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों को निर्देश जारी करता है। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? देखिए, अगर हम बात करें राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की, ठीक है, नालसा की, ठीक है, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, इसका गठन संविधान का जो अनुच्छेद 39 का ए है, इसके तहत जो कि समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करने के लिए 5 दिसंबर 1995 में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत जो है कि किया गया था। देखिए, इसका पर्पज क्या है, तो इसका पर्पज ये है कि लोक अदालतों का आयोजन कर समाज के जो कमज़ोर वर्ग हैं उनको कानूनी सहायता प्रदान करना तथा मामलों का सौहार्दपूर्ण निपटारा करना इसका मेन उद्देश्य है। तो देखिए, पहला दिया रहा है कि इसका समान अवसरों के आधार पर समाज के कमज़ोर वर्गों को निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सेवाएं उपलब्ध कराना सही है। और यह देश भर में विधिक कार्यक्रमों और योजनाओं को लागू करने के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों का निर्देश जारी करता है। ये भी आपका सही है। पहला भी सही है और दूसरा भी सही है, तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। संस्था या उनके संस्थापक का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? राधा स्वामी सत्संग तुलसीराम, भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन, ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, आत्मीय समाज आत्माराम पांडुरंग। देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि संस्था और उसके जो संस्थापक हैं उसमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। राधा स्वामी सत्संग इस संस्था के संस्थापक तुलसीराम थे। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन थे। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय थे। और आत्मीय सभा इसके संस्थापक जो कि आत्माराम पांडुरंग नहीं थे। इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक राजा राम मोहन राय थे, ठीक है। देखिए, आत्माराम पांडुरंग के द्वारा 1867 ईस्वी में प्रार्थना सभा नामक संस्था का स्थापना किया गया था, तो ये है आपका गलत। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 15 का 2 के तहत नागरिकों को सरकारी या सार्वजनिक उपयोग हेतु समर्पित कुओं, तालाबों और सड़कों का उपयोग भेदभाव रहित करने का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 15 का 3 में राज्यों को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह बालकों व स्त्रियों के संबंध में विशेष प्रावधान कर सकता है। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही? देखिए, जो अनुच्छेद 15 का 2 है, इसके अकॉर्डिंग नागरिकों को क्या सरकारी या सार्वजनिक उपयोग हेतु समर्पित कुओं, जो तालाब हैं और सड़कों का उपयोग भेदभाव रहित करने का अधिकार दिया गया है, ठीक है। इसके तहत जो है कि पहले ये होता था कि कुओं में पानी नहीं भरने देते थे, तालाबों में नहाने नहीं देते थे, सड़कों पे मतलब चलने नहीं देते थे लोग, ठीक है, जो बड़े जाति के लोग थे। तो इनको जो है कि 15 के 2 के तहत जो है कि ये भेदभाव रहित करने का अधिकार देता है हमारा संविधान। 15 का 3 क्या कहता है कि इसमें राज्यों को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह बालकों व स्त्रियों, महिलाओं के संबंध में विशेष प्रावधान कर सकता है, ठीक है। ये भी आपका सही है। तो ये आपका सी ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही है। निम्न में से कौन एक एजेंडा 21 से संबंधित है? मॉन्ट्रियल संधि, रियो सम्मेलन, क्योटो संधि, +5 सम्मेलन। देखिए, पूछा जा रहा है कि जो एजेंडा 21 है
ये संबंधित है। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि एजेंडा 21 किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है आपका रियो सम्मेलन से। देखिए जो एजेंडा 21 है ये 800 पृष्ठों का एक दस्तावेज है जिसमें 21वीं शताब्दी तथा उससे आगे पर्यावरण संरक्षण एवं विकास के लिए राष्ट्रों के अधिकारों एवं कर्तव्यों का उल्लेख हुआ है इसमें, तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। देखिए क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से पिछले वीडियो में कि निम्नलिखित में से किसके प्रभाव स्वरूप ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु के मध्य उत्तर हिंद महासागर की धारा का पूर्ण व्युत्क्रमण होता है। मानसूनी पौने, कोरियालिस बल, थर्मोहेलाइन परिसंचरण, प्रतिविश्वतीय धारा का प्रवाह। निम्नलिखित में से किसके प्रभाव स्वरूप ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु के मध्य उत्तर हिंद महासागर की धारा का पूर्ण व्युत्क्रमण होता है, तो ये होता है आपका मानसूनी पवनों से, तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। आज का क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत की जलवायु पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव नहीं पड़ता है। भूमध्य रेखीय, मानसून, गल्फ स्ट्रीम धारा, हिंद महासागर का अस्तित्व। भारत की जो जलवायु है उस पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव नहीं पड़ता है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। देखिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि मेरी जब भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरा दूसरा चैनल श्री GS पॉइंट, आप इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक एक मेरा पेज है स्टडी विद श्री के नाम से, और इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है स्टडी विद श्री 25 एंड श्री GS पॉइंट, और टेलीग्राम का हमारा चैनल है स्टडी विद श्री। इन सब सारे का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करते आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो इन सब सारे जगहों से कनेक्ट हो जाइए क्योंकि इन सब सारे जगहों पे स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है जिससे आप लोगों को फ़ायदा पहुँच सकता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग एक लाइक कर दिया कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट्स कर दिया कीजिए। अगर वीडियो अच्छी नहीं